हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति, जो देखने में मुसलमान प्रतीत हो रहा है, सेब को पैक करने से पहले मुंह से काटकर पैक करता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो देखते ही मन में एक स्वाभाविक घृणा और आक्रोश उत्पन्न होता है। इस तरह की हरकत न केवल अनैतिक और अमानवीय है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। इस घटना को देखकर कई सवाल उठते हैं, ऐसी मानसिकता क्यों विकसित होती है? क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत या सांस्कृतिक कारण है? और समाज इस तरह की घटनाओं से कैसे निपट सकता है? सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को आधार बनाकर उसकी आलोचना करना उचित नहीं है। इस घटना में शामिल व्यक्ति के कृत्य की आलोचना उसकी व्यक्तिगत कार्रवाई के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों को उनके कार्यों से परखा जाना चाहिए, न कि उनकी पहचान से। अब इस घटना पर विचार करते हुए ये स्पष्ट है कि इस व्यक्ति की हरकत न केवल स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है, बल्कि यह एक घृणास्पद और निंदनीय कार्य है। इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। फलों को इस तरह से काटकर पैक करना न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का उल्लंघन भी है। ये कृत्य खाद्य जनित बीमारियों के फैलाव का कारण बन सकता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस व्यक्ति की हरकत के पीछे की मानसिकता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस तरह की हरकत एक असामान्य मानसिकता का परिचायक हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को दूसरों के स्वास्थ्य और भलाई की कोई परवाह नहीं होती। ये संभव है कि यह व्यक्ति किसी व्यक्तिगत तनाव, मानसिक विकार या सामाजिक दबाव के कारण इस तरह का व्यवहार कर रहा हो। हालांकि इसका कोई भी कारण हो, इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये घटना हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए मजबूर करती है कि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, खाद्य उद्योग में कार्यरत लोगों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करना आवश्यक है। इसके अलावा, खाद्य उत्पादन और वितरण में शामिल सभी चरणों में सख्त निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना के प्रति समाज की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो का वायरल होना एक ओर लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करता है, वहीं दूसरी ओर यह नकारात्मक भावनाओं और विभाजन को भी बढ़ावा दे सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के गलत कार्यों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता और समन्वय आवश्यक है, ताकि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। अंत में, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी उपाय भी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस तरह के कृत्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इस वीडियो ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने समाज को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, हमें अपने आसपास के लोगों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा, हमें अपने समाज में सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम एक साथ मिलकर ऐसी नकारात्मक घटनाओं से निपट सकें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। इस घटना की आलोचना करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति के कृत्य को एक पूरे समुदाय पर आरोपित नहीं किया जा सकता। हमें अपनी प्रतिक्रिया में संतुलन और समझदारी का परिचय देना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक संगठित और सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान शुरुआती कमजोरी से उठकर 750 अंकों तक चढ़ा और पहली बार 81,000 का स्तर पार कर गया। इस दौरान निफ्टी भी 24,800 के ऊपर कारोबार करता दिखा। इससे पहले सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 176 अंक या 0.22% फिसलकर 80,540 के स्तर पर कारोबार करता दिखा था। इस घटनाक्रम ने निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के बीच एक मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। सेंसेक्स का 81,000 का स्तर पार करना भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक प्रतीक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास मजबूत बना हुआ है। लेकिन इस तेजी का आलोचनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि यह समझा जा सके कि यह उछाल वास्तव में आर्थिक स्थिरता और विकास के संकेत देता है या सिर्फ बाजार की अस्थिरता का परिणाम है। सबसे पहले, इस उछाल के पीछे के मुख्य कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। हाल के समय में वैश्विक बाजारों में सुधार और भारतीय कंपनियों की मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।
इसके अलावा सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न आर्थिक सुधार और नीतियों ने भी इस तेजी को समर्थन दिया है। लेकिन ये तेजी क्या वास्तविक आर्थिक विकास को दर्शाती है या सिर्फ सट्टेबाजों के लिए एक अवसर है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में इतनी तेजी कई बार वास्तविक आर्थिक स्थितियों से मेल नहीं खाती। भारतीय अर्थव्यवस्था के कई हिस्से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें रोजगार, ग्रामीण विकास और छोटे एवं मध्यम उद्यमों की समस्याएं शामिल हैं। सेंसेक्स का उच्चतम स्तर पार करना एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह वास्तविक अर्थव्यवस्था के सुधार को दर्शाता हो। यह संभव है कि बाजार में निवेशकों की भावना और सट्टेबाजों की गतिविधियों के कारण यह उछाल आया हो। दूसरे, इस तेजी के स्थायित्व पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि यह उछाल कितने समय तक कायम रहेगा। निवेशकों को बाजार के मौजूदा उच्च स्तर पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अतीत में भी हमने देखा है कि बाजार में अचानक आई तेजी के बाद तेज गिरावट भी आ सकती है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। तीसरे, ये भी महत्वपूर्ण है कि इस तेजी से कौन लाभान्वित हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब शेयर बाजार में तेजी आती है तो इसका लाभ मुख्यतः बड़े निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को होता है। छोटे निवेशक और सामान्य जनता इस उछाल का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो इसका प्रभाव सबसे अधिक छोटे निवेशकों पर पड़ता है। इसलिए इस तेजी के संदर्भ में भी ये देखना महत्वपूर्ण है कि इसका लाभ किसको मिल रहा है। इसके अलावा इस उछाल के पीछे के वास्तविक कारकों को समझना भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए आर्थिक सुधार और नीतियों का इस तेजी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका विश्लेषण आवश्यक है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक स्थितियों का भी भारतीय शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वैश्विक बाजारों में सुधार और विदेशी निवेशकों का बढ़ता विश्वास भी इस तेजी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अंत में, निवेशकों को इस उछाल का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना चाहिए और अपने निवेश निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। शेयर बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को देखते हुए यह जरूरी है कि निवेशक बाजार के मौजूदा उच्च स्तर पर जल्दीबाजी में निर्णय न लें और अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। इसके अलावा निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करने से पहले उनके वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का भी गहन विश्लेषण करना चाहिए। सारांश में, सेंसेक्स का 81,000 का स्तर पार करना भारतीय शेयर बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसे वास्तविक आर्थिक सुधार का संकेत मानने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक है। निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और विभिन्न आर्थिक कारकों का ध्यान रखते हुए अपने निवेश निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करना चाहिए। इससे न केवल वे अपने निवेश को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास में भी योगदान दे सकेंगे। चौधरी अभिनंदन जैन नंदू और विमल जैन इटावा। 24 करोड़ रुपए गबन के मामले में 10 पर रिपोर्ट, उप महाप्रबंधक की तहरीर पर कार्रवाई, कई कर्मचारी निलंबित चल रहे। इटावा सहकारी बैंक में हुए 24 करोड़ 18 लाख रुपए के गबन के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में बैंक के 10 कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। मामले में उप महाप्रबंधक की तहरीर पर 10 कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कमेटी के अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक के उप महाप्रबंधक उमेश कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया कि नौरंगाबाद चौकी के पास कचहरी रोड पर स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में गबन की शिकायत मिलने पर जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर धन का गबन पाया गया। 9 जुलाई को जांच कमेटी के संयुक्त हस्ताक्षर से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच में 24 करोड़ 18,66,865 रुपए का गबन व 72,30,013 रुपए की अनियमितता पाई गई। गबन व अनियमितता में बैंक शाखा के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अखिलेश चतुर्वेदी निलंबित, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुख्यालय राजीव मिश्रा, सुनीता, अतुल प्रताप सिंह, नफीसुल जैदी, उपेंद्र कुमार, रिंकी, शिवांगी शुक्ला, अमित कुमार व रिंकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं के रुपये सुरक्षित हैं। जीएम ने बताया कि इस अनियमितता के बीच में कोई भी उपभोक्ताओं का नुकसान नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनका धन सुरक्षित है। वहीं बताया कि आरोपियों से धनराशि की रिकवरी के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक मंडल स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए हैं। 2018 का है मामला। जीएम दीपक गुप्ता ने बताया कि मामला 2018 का है। 2023 में मामले की शिकायत होने पर पहले प्राथमिक जांच कराई गई थी। इसमें मामला सही पाए जाने और 2
चौधरी, अभिनंदन जैन, नंदू और विमल जैन इटावा। 24 करोड़ रुपए गबन के मामले में 10 पर रिपोर्ट, उप महाप्रबंधक की तहरीर पर कार्रवाई, कई कर्मचारी निलंबित चल रहे। इटावा सहकारी बैंक में हुए 24 करोड़ 18 लाख रुपए के गबन के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में बैंक के 10 कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। शहर में एक अभियोग दर्ज हुआ है 419, 420, 467, 68, 69 और 71 IPC का। ये मामला जैसा कि उनके जो GM होते हैं उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था और जैसा उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी इनकी, कोऑपरेटिव बैंक है जो इटावा का, उसमें कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने पहले बताया, 18 से लेकर 24 तक लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है और बैंक का जो पैसा था वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल करके उसमें फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश गहराई से कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये भी बता दूं कि 2 अभियुक्तों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, जो भी कदम होते हैं, जो भी पहल होती है, वो पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक इसमें कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी तथा यह भी देखा जाएगा कि विभागीय कार्रवाई या विभागीय बैंक के लोगों ने इतना लेट या इतना समय लेकर के इसमें क्यों एक्शन लिया और 6 साल तक ये मामला जो है पर्दे में रहा और उसके बाद अचानक ये सामने पुलिस के लाया जाता है, जिसमें फिर COCD से जांच करा कर अभियोग दर्ज कराया गया है। सर, जो इसकी तफ्तीश जो है कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, जो लोग लेते हैं सर, वो अभी इस समय कार्यरत हैं या फिर उनको निलंबित कर दिया गया है? कुछ लोग उसमें निलंबित हैं, जिसमें अखिलेश चतुर्वेदी का नाम जो मुख्य रूप से मुख्य अभियुक्त में से है, वो सीनियर ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे उस समय अभी प्रमोट भी हो गए थे, लेकिन ये अभी निलंबित चल रहे हैं। इसमें और लोग, कुछ लोग निलंबित हैं। बाकी 10 लोगों का नाम इसमें FIR में दर्ज हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग उसमें प्रबंधक के लेवल पर है, शाखा प्रबंधक है, सीनियर प्रबंधक है, बाकी लिपिक और कैशियर इसमें शामिल है। तो 10 लोग हैं, उसमें 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष। करोड़ रुपए का गबन का मामला आया है, क्या पूरा मामला है और किस तरह से कार्रवाई इसमें की जा रही है? देखिए, तो इसमें एक हमें दिसंबर के महीने में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी हमने प्राइमरी इंक्वायरी कराई। उस इंक्वायरी में 2 बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई थी, उन्हें कभी सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी बना के, क्योंकि बैंकिंग एक वित्तीय संस्थान है और बहुत ब्रॉड वर्क होता है, तो उसकी कमेटी बना के हमने विस्तृत की जांच कराई। जो जांच कमेटी बनी थी उसने अपनी हमें 9 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये 24 करोड़ के लगभग की अनियमितताएँ, गबन वगैरह प्रदर्शित हुआ। तो उसी समय उन सभी कर्मचारियों को, जितने भी इन्वॉल्व थे, निलंबित किया गया और उसमें जो अध्यक्ष जांच कमेटी रहे उनको FIR करने का ऑर्डर किया गया, जिसके क्रम में ये FIR है। इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसा इन्वॉल्व रहा है वो बैंक का है। इसमें कस्टमर का धन पूर्णतः सुरक्षित है, किसी कस्टमर के कोई भी धनराशि का अनियमितता नहीं है। जितने लोग इसमें शामिल हैं उसमें कितने लोगों की और किस किस पद पर रहे हैं? इसमें टोटल 10 कर्मचारी इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसमें 3 सीनियर ब्रांच मैनेजर, 1 जूनियर ब्रांच मैनेजर, बाकी के क्लर्क कम कैशियर। ये जांच कितने समय से चल रही थी? कब प्रारंभ हुई थी जांच? ये जांच का ऑर्डर हमने दिसंबर के महीने में किया था। सन कौन सी? दिसंबर 2023। अच्छा, आपकी जो FIR दर्ज हुई उसमें बताया जा रहा है कि 2018 से लेकर 2024 तक जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी डेट्स ये निकली है। 18 की जो अनियमितताएं हुई हैं वो निकल के हैं। किस तरीके से ये किया गया? ये डिटेल जांच अभी इसकी चल रही है। ये जो प्राइमरी रिपोर्ट निकल के आई थी, अभी उसके आधार पर तुरंत हम एक्शन लिया है, जिससे कि आगे कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। बाकी जो भी स्थिति निकल के आएगी वो आप लोग। सर, FIR लिखाने के बाद अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? ये सूचना अभी ऑफिशियली मेरे पास नहीं है, परंतु सुना है पुलिस इसमें कुछ एक्शन कर रही है। सर, ये बताएं, मान लीजिए कि ये आदमी अभी तक निलंबित कर दिया आपने, क्या इसमें ये इनको सबको क्या नाम बर्खास्त भी किया जाएगा? किया जा सकता है। वो जो भी अभी तो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें दोषी पाया है। इसकी हर कर्मचारी के कार्य की और उनकी जो भी ID हैं उनकी भी जांच होगी। उसमें जो भी चार्जशीट बनेगी उसके आधार पे बैंक प्रबंधन निर्णय लेगा। अकेले हम निर्णय लेने के इंटाइटल नहीं है। ये 24 करोड़ की धनराशि का जो गबन हुआ, ये क्या ये एक साथ किया गया या धीरे धीरे वर्ष किया गया? अलग अलग
एक साथ पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। ये कब से कब तक का जो आपने 2018 से लेके इधर तक का। तो बैंक को 2024 में पता चला, इससे पहले जो बैंक की जो क्लोजिंग होती थी उसमें ये चीज़ क्यों नहीं पता चल पाई? ये जो ब्रांच लेवल पे वर्क किया जाता रहा वो बहुत ही संतुलित रूप से किया जाता रहा, तो उसमें डिटेल जो निकल के आती रही, जो भी बैलेंस शीट्स बनती रही, उसमें ये चीज़ें कभी उजागर नहीं हुई। लेकिन जानकारों की माने तो बैंक तो हर साल जो अपनी वार्षिक पुस्तिका लॉन्च करती है उसमें बताती है कि बैंक हमेशा फायदे में चल रही है। हाँ। तो ये आकलन कैसे लिया था और ये घोटाला जब इतना बड़ा था? आकलन जो भी प्रॉफिट निकल के आया है वो बैलेंस शीट के आधार पर प्रॉफिट सही निकल के आया। अगर ये जो अनियमितताएं की हैं ये ना हुई होती तो उतना बैंक का प्रॉफिट और बढ़ सकता। माना जाए तो प्रॉफिट में से गबन हुआ है। गोंडा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर वाया डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15,904 की 14 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 घायल हैं। 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हरसंभव मदद का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। उत्तरी सीमांत रेलवे (NFR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने बताया, ट्रेन नंबर 15,904 चंडीगढ़ से बुधवार रात 11:59 डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई थी। बृहस्पतिवार को ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:25 पहुंची और 2:28 यहां से निकली। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज जिलही बाजार के बीच 2:41 ट्रेन बेपटरी होकर पलट गई। एक एक करके 14 कोच पटरी से उतरकर पलटते गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई और इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया समूहों ने ट्रेन के ड्राइवर के हवाले से बताया है कि उसने दुर्घटना से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि इसकी रेलवे ने पुष्टि नहीं की है। दुर्घटना स्थल राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने पलटे एसी कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में SDRF, पुलिस व RPF के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने 2 रेल यात्रियों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। हादसे में 31 रेल यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। 26 घायलों को मनकापुर CHC व 3 अन्य को CHC काजीदेवर में भर्ती कराया गया है। 9 घायलों को गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पूर्वोत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि पटरी से उतरी ट्रेन में फंसे यात्रियों को बस से गोंडा के पास मनकापुर स्टेशन लाया जा रहा है। उनके लिए मनकापुर से डिब्रूगढ़ तक रास्ते में स्टॉपेज के साथ एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 24 कोच वाली ट्रेन के इंजन के बाद AC के 6 कोच लगे थे, जिनमें 2 कोच पटरी से उतरकर पलट गए। इसके बाद AC के 4 अन्य कोच भी पलट गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार हादसे के समय ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किमी प्रति घंटे से अधिक थी। दुर्घटना के बाद DM नेहा शर्मा और SP विनीत जायसवाल के साथ अन्य अफसरों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज कराया। DM ने बताया कि 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायलों का बेहतर उपचार कराया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों ने पलटे AC कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। SDRF, पुलिस व RPF के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने 2 रेल यात्रियों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि इनकी शिनाख्त की जा रही है। हादसे में 31 रेल यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 2 गंभीर हैं। 26 घायलों को मनकापुर CHC व 3 अन्य घायलों को CHC काजीदेवर में भर्ती कराया गया है। 9 घायलों को गोंडा मेडिकल कॉलेज लाया गया है। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चंडीगढ़ से बुधवार की रात 11:59 डिब्रूगढ़ के लिए चली थी। बृहस्पतिवार को ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:25 पहुंची थी और 2:28 रवाना हुई। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज जिलही बाजार के बीच में पिकोरा गांव के पास ट्रेन करीब 2:41 पर पहुंची थी, जहां ट्रेन बेपटरी होकर पलट गई। 24 बोगियों वाली ट्रेन के इंजन के बाद AC की 6 बोगियां लगी थीं, जिसमें 2 बोगी पटरी से उतरकर नीचे गिरी। इसके बाद AC की 4 अन्य बोगियां भी पटरी से लटक गईं। गाड़ी की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से अधिक होने के चलते अचानक ब्रेक लगाना प्रमुख कारण रहा। बताया जा रहा है कि इसके बाद ट्रेन के करीब 8 अन्य बोगियां भी पटरी से उतर गईं। देर शाम तक AC की 2 बोगियां पटरी के नीचे पानी में पड़ी हैं।
यात्रियों ने इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी दी गई। इस पर एनडीआरएफ की टीम ने बोगियों को खंगाला। देर शाम तक बोगियों की पड़ताल हुई, किसी के फंसे होने की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की। हादसे में गोंडा गोरखपुर रेलवे लाइन की करीब 200 मीटर तक की लाइन भी उखड़ गई है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक तार भी टूट गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही यात्रियों को मनकापुर रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से उन्हें आगे की यात्रा के लिए ट्रेन मिल सके। हादसे के चलते 11 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों की मदद की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। रेल यात्रियों की मदद एवं अन्य जानकारी के लिए रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वहीं हादसे के चलते इस रूट पर आने व जाने वाली सभी ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है। लखनऊ से वाया अयोध्या गोरखपुर के लिए ट्रेनें रवाना की जाएंगी। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद जिले से होकर 6 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं, साथ ही सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 12,555 गोरखपुर बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस, 12,553 सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, 15,273 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनस सत्याग्रह एक्सप्रेस, 19,038 बरौनी बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 22,537 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेस, 13,019 हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया है। इसे बढ़नी गोंडा के रास्ते चलाया जाना है। ऐसे में ये ट्रेन गोंडा से होकर गुजरेगी। ट्रेनों के परिचालन के साथ ही स्टेशन पर चौकसी बढ़ाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल को ट्रेनों के आवागमन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने को कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि डॉक्टरों की टीम व एम्बुलेंस को तैयार कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में बन रहा पहला सिग्नेचर पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल का निर्माण 76 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। ये घटना 16 जुलाई 2024 की है और गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस पुल का महत्व काफी बड़ा था क्योंकि यह उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर पुल था और इसका निर्माण क्षेत्र में यातायात को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा था। पुल के ध्वस्त होने का मुख्य कारण इसके टॉवर और फ्रेम का अधिक वजन बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इस पुल का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। जुलाई 2022 में भी इस पुल की शटरिंग ध्वस्त हो गई थी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये घटनाएं पुल के निर्माण में लगातार आने वाली समस्याओं को उजागर करती हैं। पुल के ध्वस्त होने के बाद राज्य सरकार और निर्माण एजेंसियों ने तुरंत घटना की जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि पुल के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और डिजाइन में कुछ खामियां थीं, जिसके कारण ये घटना हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण के दौरान भार को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, जिससे पुल के टॉवर और फ्रेम पर अधिक भार पड़ा और वे ध्वस्त हो गए। इस घटना ने निर्माण एजेंसियों और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग और विपक्षी दल इस घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पहले की घटनाओं से सबक लिया गया होता और निर्माण कार्य में सावधानी बरती जाती, तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। इस पुल का निर्माण उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन बार बार आने वाली इन घटनाओं ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने पुल के निर्माण को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग और विशेषज्ञ अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस घटना के बाद राज्य सरकार और निर्माण एजेंसियां निर्माण कार्य में उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करेगी। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में पुल और सड़कें जीवन रेखा का काम करती हैं और उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सड़क न होने से ग्रामीणों में रोष, शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में करेंगे शिकायत। फतेहाबाद के गांव खंडेर के गांव थोक अभय चंद के ग्रामीणों के लिए आने जाने का रास्ता न होने से ग्रामीण परेशान है। कच्चे रास्ते से लोगों को लगभग 1 किलोमीटर दूर तक पैदल ही चलकर सड़क पर आना होता है। ये समस्या आज से नहीं, आजादी के बाद से है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण रामबाबू शर्मा, रघुवीर तोमर, रामदेव शर्मा, नीरज राजौरिया, किशन लाल, रामवीर शर्मा, महेश वर्मा आदि ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में समस्या को लेकर पहुंचेंगे। उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि उनकी समस्या का निदान हो सकेगा। फतेहाबाद से संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट।
शर्मा। कौन सा गांव है? खंडेर थोका बेचन। क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि जहाँ तक कि बच्चे कोई बीमार पड़ जाए या लेडीज को डिलीवरी वगैरह करवानी हो तो उसके लिए टाइम वेट देखना पड़ता है। जैसे इसमें रात में नहीं ले जा पाते, सुबह ले जाते हैं क्योंकि इसमें कीचड़ बहुत रहता है और गड्ढे वड्ढे बहुत है। कहाँ से लेके कहाँ तक रास्ता खराब पड़ा है? दौरा वाला रोड है, इसमें सेंटर मैन माना जाता है। यहाँ से है राम बाबू शर्मा जी के खेत तक जी। कितने मीटर का है रास्ता खराब पड़ा हुआ? बैठेगा 600 साढ़े 600 किलोमीटर, सॉरी 600 साढ़े 600 मीटर का। अच्छा, आपने कभी उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की इसकी? जी हाँ, मैंने अभी 1076 पे भी कॉल किया था, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर बाद में ब्लॉक से फ़ोन आया कि इसको हमने संज्ञान में लिया है, करवाएंगे, ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं है। नेताओं से अवगत कराया है? हाँ, नेताओं से अवगत कराया है, सबको बोला है। अच्छा, फिर भी समाधान नहीं हुआ है आपका? समाधान नहीं हुआ है। सबको वोट के लिए आते हैं और बोल देते हैं कि विकास कराएंगे, ये कराएंगे। ये विकास हो रहा है, देखो बीजेपी सरकार में विकास। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं पक्का रोड हो जाए, नहीं आगे से इसमें वोट वगैरह का कोई सेशन रहेगा यार। रास्ते पर निकलने को लेकर दंपति को पीटा, घायल फतेहाबाद। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव नयापुरा खंडर में रास्ते पर निकलने को लेकर दंपति को पीटा, थाने में दी तहरीर। पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरोत्तम सिंह पुत्र रामवीर निवासी नयापुरा खंडेर ने थाना फतेहाबाद में तहरीर देकर पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार सुबह वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के ही लोग गाली गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो मारपीट करने लगे। वही पत्नी विमला देवी बचाने आई तो उसके साथ में उक्त सभी लोगों ने मारपीट कर दी। इस दौरान मारपीट में नरोत्तम का सिर फट गया। वही पीड़ित के द्वारा थाना फतेहाबाद में तहरीर दी गई है। पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद से संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। चौधरी अभिनंदन जैन नंदू और विमल जैन इटावा। जिला सहकारी बैंक में पैसों की धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 202/2024 से संबंधित 2 अभियुक्तों को बस स्टैंड तिराहे से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अखिलेश चतुर्वेदी सहित एक वांछित को गिरफ्तारी किया गया है। चौधरी अभिनंदन जैन नंदू और विमल जैन इटावा जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कचहरी परिसर से निकाली गई पेड़ों की बारात जिलाधिकारी अवनीश राय, एसएसपी संजय कुमार, डीएफओ अतुलकांत शुक्ला बाराती बनकर पेड़ों की बारात में शामिल हुए। कई निजी और सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं जागरूकता वाले बैनर पोस्टर अपने हाथों में लेकर पेड़ों की बारात में शामिल हुए। वन विभाग, जिला प्रशासन, गंगा सुरक्षा समिति, पर्यावरण छात्र संसद, वानकूवर इंटरनेशनल स्कूल, इस्लामिया इंटर कॉलेज, GGIC समेत कई शिक्षण संस्थाओं ने पेड़ों के बारात में शामिल होकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान CDO अतुल गौतम, SP सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, SDM विक्रम राघव, वन विभाग से SDO विमल कुमार सिंह, स्कॉन महासचिव डॉक्टर ओ राजीव चौहान, क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, DPO नमामि गंगे संजीव चौहान, वानकूवर इंटरनेशनल स्कूल से कैलाश यादव, शिव प्रसाद, मुकेश यादव, पर्यावरण छात्र संसद के संजय सक्सेना समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे।